गेस्ट टॉक शो में जैसा आप देखते हैं कि गेस्ट टॉक शो में कोई किसी न किसी हम ऐसे कला जगत के व्यक्ति को लेकर आते हैं या उस छोटे बच्चे को भी हम लेकर आते हैं जो कम से कम किसी एक विधा में पारंगत हो और उसमें कुछ न कुछ हासिल किया हो या हासिल करने की इच्छा तमन्ना रखता हो, जिससे हम ये उसकी विधा है उसमें क्या मदद कर पाएँ। हम तो चूँकि नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं से इस पॉडकास्ट में यदि हम दिखाते हैं वो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं से मदद करते हैं। इसी मंशा के साथ हम इस पॉडकास्ट को प्रसारित करते हैं। और आज हमारे गेस्ट टॉक के गेस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, उनका परिचय कराने के लिए वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनका चूँकि ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता रहा, लेकिन रायपुर में जाकर स्थायी हो गए और वहाँ से सेवानिवृत्त। उनके बेटे यशवंत, जिनकी पढ़ाई मध्य प्रदेश के शहडोल में हुई, और चूँकि वो बचपन से ही बड़े शरारती किस्म के बच्चे माने जाते थे और उनका ये शरारतपन भी कहीं ना कहीं उनको एक एक्टर बनने को मजबूर कर दिया। एक वेब सीरीज़ जिसका कि 9 सेट का वेब सीरीज़ है, उसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ है जानने के लिए उनके बारे में। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जवानी कि वो महाराष्ट्र से रायपुर तो आए, लेकिन रायपुर से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया, कितनी उनको समस्याएं गई, कितना उन्होंने दर्द झेला और कैसे कैसे उनके दोस्तों से, मित्रों से, माता पिता का सहयोग मिला और मुंबई तक जाने का सफ़र कैसे तय किया। तो आइए आज हम मुलाकात करवाते हैं आपकी जसवंत कुमार जी से, जो कि आज जाने माने एक्टर्स हैं और विभिन्न फिल्मों में काम कर रहे हैं और उनके द्वारा भी बहुत सी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं। जैसा कि आज आप हमारे गेस्ट टॉक शो में रायपुर से बाय ट्रेन आए जी, आपको कोई समस्या तो नहीं गई? नहीं सर, मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा। रात को सोते हुए आया जी, ट्रेन खाली थी। रात में मैंने फ़ोन लगाया था, आपने रिसीव नहीं किया? हाँ, मुझे लगता है कि मैं शायद नींद में हो गया था जी जी। सुबह देखा आपका मिस कॉल पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, जब थोड़ा एक्टर बड़े हो जाते हैं तो फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल अपना गेस्ट टॉक्स भी बड़ा हुआ, फिर ये फ़ोन लगाएंगे तो अपन फ़ोन नहीं उठाएंगे। आपके मदर फादर तो सरकारी नौकरी में थे जी। जब आपने पढ़ाई करते करते इस लाइन को चुना तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा तो डांटते हैं, अरे क्या करते रहते हो, तो इसमें आपके मदर फादर का क्या सहयोग था? सर, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग में थे जी। उसका एक विभाग है क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय जी, उसमें वो क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी थे जी। और उस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि शासन की योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। वो गांव में जाके फिल्में दिखाते थे। अच्छा। और वो सब जानकारी के साथ साथ वो मनोरंजन वाली फिल्में भी दिखाते थे जी जी। मज़े की बात यह है कि अधिकतर लोग जो गर्मियों की छुट्टी में जो बच्चे लोग अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ जाते हैं जी जी, मैं अपने गर्मी की इंतजार ही रहता है कि कब छुट्टी और हम जाएं। हाँ जी जी, मैं अपने गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने पापा के पास जाता था। अब पापा के पास जाता था मतलब क्योंकि मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट सर्वेंट रही, तो मम्मी का पोस्टिंग एक अलग शहर में था, पापा की पोस्टिंग एक अलग शहर में थी। अच्छा अच्छा। तो पापा जैसे कभी जगदलपुर, कभी बालाघाट, कभी रायपुर, ऐसे करके उनका 1.5 साल में ट्रांसफ़र होता ही रहता था। तो गर्मियों की छुट्टी में मैं पापा के पास जाता, चूँकि पापा अकेले रहते थे तो ऑफिस में ही रहते थे जी जी। तो उनके टूर में भी मैं जाता था जब वो किसी गांव में पिक्चर दिखाने जाते थे जी जी। उसी तरीके से मैंने उनका फोन के प्रोजेक्टर्स के माध्यम से पर्दे पे पिक्चर कैसे दिखाई जाती है वहीं से सीखा। मुझे बहुत शौक होता था वो जी जी कि रील फंसाऊं प्रोजेक्टर में, पिक्चर दिखाऊं, पब्लिक बैठी हुई है जी जी, वो मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था जी जी। तो वो पूरा सेटअप लगाना, पूरा सेटअप खोलना जी जी, पूरे पिक्चर को दिखाना, ये सब मैं सीख चुका था। तो वहीं से मुझे मतलब फिल्म कैसे बनती है जी, फिल्म में काम कैसे करते हैं जी, वो जिज्ञासा वहाँ से चालू हुई। और उस समय मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 7-8 साल की उम्र रही होगी मेरी जी जी। तो ये सब इंटरेस्ट वहीं से चालू हुआ। तो पापा मम्मी के तरफ से ऐसा कोई अड़ंगा नहीं था जी जी, कोई रोकथाम नहीं थी। हाँ ये था उसी लाइन के थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी कलाकार, अच्छा, वो सिंगिंग करती थी जी जी। पापा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, तो वो उनका भी जो डिपार्टमेंट था जी जी, वो कला से ही संबंधित था। कई सारे स्कूलों में भी कार्यक्रम करना जी, और जागरूकता से संबंधित अभियान चलाना, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते थे जी।
तो वो भी कहीं ना कहीं कला से एक इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो ऐसा कोई बीच में रुकावट नहीं हुआ मेरे माता पिता की तरफ से। मतलब ये माना जाए कि जो माता पिता के कार्य क्षेत्र थे जी। उसका निचोड़ आप हैं। हाँ, ऐसा बोला जा सकता मतलब दोनों के सामंजस्य जो कि मतलब दोनों के, चूंकि देखिए वो भी कला जगत के थे, मम्मी भी कला जगत की थी, और आपने बचपन में वो चीज़ देखा जी। तो आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। बिल्कुल। और तो जैसा आप पहले कुछ बच्चे जब 8-9 साल की उम्र के होते हैं खेलना पसंद करते हैं जी। तो उस समय आपको क्या लगता था? वैसे जब मैं उस उम्र की बात बताऊं जी तो मेरे फादर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जी। वो क्रिकेट मैच वगैरह होता था, जी जी वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जी जी। और मुझे कभी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट आया नहीं। अच्छा। लेकिन मम्मी हमारी सिंगिंग लाइन में थी, जी। वो शास्त्रीय संगीत से प्रभाकर भी की है। जी जी। तो मैंने भी 1-2 महीने संगीत की शिक्षा लेने की कोशिश की। जी। हालांकि मैं अपनी उस शिक्षा को पूरी नहीं कर पाया, जी जी। लेकिन बचपन से ही कहीं ना कहीं मुझे एक अभिनेता बनने का और फिल्म लाइन में काम करने का अंदर से कुछ ना कुछ रहा। मजे की बात बताऊं कि मैंने दूसरी भाषा में बोलते हैं अंदर से कीड़ा होता है। कीड़ा, हाँ, अंदर से वो कीड़ा था, जी, वो जी। पैदा हो चुका था, मतलब जी, जी। बस उसको बाहर आना था। जी जी जी। और एक बहुत बड़ी गलती भी की थी। जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उस समय 12वीं पास करने के बाद जी। BTI बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जो शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जी जी। वो पढ़ाई मेरी चल रही थी फर्स्ट ईयर की। जी मैंने पहला पेपर दिया था जी। और दूसरा पेपर जिस दिन था जी। उस दिन मैं मुंबई भाग गया था। पेपर छोड़ गए? पेपर छोड़ के 12वीं का? 12वीं अरे, का, सॉरी BTI का। अच्छा BTI का? BTI का पेपर छोड़ के मैं मुंबई भाग गया था। जी। उस वजह से मदर फादर, मेरे माता पिता दोनों काफ़ी नाराज नाराज भी थे, क्योंकि वो एक कैरियर बनाने वाला काम था, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती, शिक्षक बन जाता। जी। लेकिन अंदर से क्या है, वो अच्छी बात है, एक शिक्षक बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी। मुझे अंदर से लगता था नहीं, मैं या तो CA बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, जी जी। अकाउंटिंग फील्ड में काम करूंगा, जी। या मैं एक्टर बनूंगा, या मैं फिल्म मेकर बनूंगा। ये 3 चीज़ें दिमाग में घूमती थी। जी। अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो मैं CA बनूंगा, जी। CA नहीं बन पाया तो अकाउंटेंट बनूंगा, जी जी। ये सब चीज़ें चलता था। जी तो वो अब हो रहा है। जी जी। अब मैं भले CA नहीं बन पाया, तो आप तो अभी अकाउंटेंट का काम भी करते हैं? अकाउंट का भी काम करता हूँ, जी। साथ में मैं फिल्म मेकिंग भी करता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। तो अकाउंटेंट का जैसे काम ही तो दिन भर व्यस्तता का बहुत काम होता है, इससे आप समय कैसे निकालते हैं? सर एक्चुअली क्या है, मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, क्योंकि घर Account- परिवार, हाँ, जी। घर परिवार चलाने के लिए कमाई की ज़रूरत है, तो उससे पैसा आता है। अच्छा। और जैसे लोग सोचते हैं ना कि फिल्म लाइन में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, जी जी। एक्चुअली मेरा एक मानना वक्त के बाद आता है एक पैसा। वक्त का लगता है थोड़ा सा, उसमें मेहनत स्ट्रगल बहुत है, जी जी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं इसको पैसा कमाने के नज़रिया से देखूं। मेरा एक उद्देश्य था कि मुझे इस लाइन में एक नाम और पहचान कमाना है, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पैसा कमाना बहुत आसान है, किसी भी एक लीगल रास्ते से पैसा कमाया जा सकता है, एक रिक्शा वाला भी पैसा कमाता है, जी जी। लेकिन एक नाम और जो पहचान कमाई जाती है वो बहुत मुश्किल है। जी। तो ये बात को सोच करके मैं इस लाइन पे उतरा हूँ। जैसा आपकी एक बड़ी बेटी है जी जो डॉक्टर बनकर सेवा कर रही है, जी जी और शायद एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है, जी। तो आपने अपनी बेटी को इस लाइन में क्यों नहीं लाया? सर मैं एक बात बताऊं कि मेरी बेटी बचपन से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी, जी और जब वो 3 साल की थी जी तो वो स्कूल जाने के लिए रोया करती थी कि मुझे स्कूल जाना है। जी। और हम लोग को बड़ी हंसी आती थी, संडे के दिन जब छुट्टी रहती थी तो रोती थी। तो वो रिक्शा वाले को, जब मंडे को आता था तो वो रिक्शा वाले को डांटती थी, जी कल क्यों नहीं आए, अरे बेटा कल संडे था, कैसे आते। जी। और जब वो स्कूल से वापस आती थी तो अपने टीचर की नकल करती थी वो, जी। यानी एक एक्टर उसमें था। जी। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखा। जी साथ में मेरी बेटी ने कथक डांस में भी उसमें भी सीखा उसने, जी जी कई सारे प्रोग्राम भी दिए, जी जी। लेकिन उसको डॉक्टर बनना था, जी, जी। उसकी खुद की इच्छा थी। और मेरी माँ चूँकि स्वास्थ्य विभाग में थी तो मेरी माँ की भी दिली इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। डॉक्टर तो पढ़ाई में तो होशियार थी ही। होशियार थी, जी। तो उसके बाद परीक्षा वगैरह दे करके अभी इंदौर में वो PG की
पढ़ाई भी कर रही है जी जी। और डॉक्टर की सेवा भी कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी। और जो आपका बेटा है वो क्या कर रहे हैं? बेटा अभी मेरा फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, वो सीए क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जी। जैसा कि आपने एक शॉर्ट फिल्म में बनाई थी दगना, जी दगना के ऊपर, जी। तो वो दगना क्या चीज़ होता है और उसमें क्या प्रेरणा है, आपको कैसे प्रेरणा मिली या इसका कि हमको दर्शकों को बताना? सर उस शॉर्ट फिल्म का जो नाम है वो दगना एक कुप्रथा है। एक एक्चुअली दगना एक प्रकार की कुप्रथा है। जी, उसका नाम ही एक कुप्रथा है, फिल्म का नाम। फिल्म का नाम दगना एक कुप्रथा। जी ये 2022-23, 23-24 में जी। शहडोल के अपने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले और उमरिया जिले में जी ये पहले मैं बता दूं कि ये दगना होता क्या है। जी जी जैसे 2.5 महीने 3 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जी। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है जी तो उनके माता पिता जो पढ़े लिखे नहीं होते जी। हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जी। तो वो झाड़ फूक वालों के पास लेके जाते हैं और वो झाड़ फूक वाले अपने स्वार्थ को पूरा जी। करने के उद्देश्य से एक गरम सलाख, लोहे की सलाख होती है, रॉड होती है, उसको एकदम गरम लाल करके जी। बच्चों के पेट में 51 बार ऐसे 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 टच किया जाता है अरे बाप, और वो मतलब दागा जाता है मतलब गरम रॉड को। गरम रॉड को। जी। अब सोचिए एकदम गरम रॉड जो लाल दिख रहा है जी। और 2.5 महीने 3 महीने के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर जो 1 2 नहीं 51। 51 बार दागा जाता था, जी। तो वो तो बीमारी से तो मरते ही नहीं थे, बीमारी तो बड़ी छोटी होती थी, जी। उनकी मौत हो जाती थी उस असहनीय दर्द से। दर्द से। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए, 10-15 बच्चों की वहाँ मौत हो गई। जी जी और उसी ड्यूरेशन में मैं अपनी एक हास्य कहानी पर एक फिल्म बनाने का सोचा था, तो मैंने शहडोल एरिया में मैं ऑडिशन लेने गया था जी। कि वहाँ के लोकल लोगों को अभिनय के लिए जी। तैयार करूँ करके। जी तो एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि अभी वो 3-4 महीने में रिटायर भी होने वाले हैं। जी जी। वो भी ऑडिशन देने आए थे। अच्छा अच्छा। उनका नाम है ओपी दुबे, ओम प्रकाश दुबे। जी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि इस उम्र में वो इतना अच्छा अभिनय करते हैं, इतनी अच्छी डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जी और वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। जी जी तो मुझे बड़ा, जब मैं बोला सर आप तो काफ़ी अनुभवी लगते हैं, जी जी। तो उन्होंने अपने कुछ पुरानी बातों को बताया। बहुत साल पहले सन 82 में जब दूरदर्शन का माहौल था, जी, जी। उस समय कुछ सीरियलों में उन्होंने काम किया। था। तो मैं बोला ये तो सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो गया। जी जी उन्होंने मुझे सलाह दिया कि यशवंत भाई ये इस प्रकार का यहाँ पर माहौल चल रहा है, जी। और प्रशासन स्तर पे भी हमारे कलेक्टर साहब लोग, डीआईजी साहब लोग, कमिश्नर साहब लोग लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चला रहे हैं, जी और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब काम कर रहे जी। हैं। पेपर में भी और न्यूज़ चैनल में भी ये सब बहुत प्रोपोगंडा हुआ था इस दगना को लेकर। दगना को लेकर। जी फिर मुझे ये विचार आया कि इसको मैं अपने तरीके से लोगों के सामने कैसे ले जाऊं और उन अंधविश्वासी लोगों को जागरूक कैसे जी। करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बना के जी। इस फिल्म को बनाना चाहता हूं, जी और इस काम के लिए मुझे ओपी दुबे सर ने बहुत मदद किया। जी। मतलब ये समझ लीजिए पूरे क्रू मेंबर के रुकने की व्यवस्था, जी उनको ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर लाने ले जाने की व्यवस्था, जी उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब ओपी दुबे सर ने किया। मैं उनका अभी इस चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और उनको मालूम है मैंने इस बारे में उनको कभी धन्यवाद नहीं किया, पहली बार कैमरे के सामने कर रहा हूँ उनको धन्यवाद। जी तो ऐसे ओपी दुबे जी को हम भी धन्यवाद करते हैं और यहाँ से सैल्यूट करते हैं कि आपने, कहते हैं ना कि चिंगारी लगाना, क्योंकि पेट्रोल तो ज्वलंत है ही, लेकिन उसमें चिंगारी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आपने एक ऐसे पेट्रोल को आगी लगा दी कि वो आज मुंबई तक पहुंच गए। जी बिल्कुल सही। तो उनका बहुत बड़ा आपके ऊपर। जी तो वो फिल्म अच्छी बनी, हालांकि टेक्निकल कमियां थी, क्योंकि अपने पास उतने संसाधन नहीं थे, जी। लेकिन अपनी तरफ से जो हमको आता था जी। उस संसाधनों को जुटा करके जी। हमने वो फिल्म बनाई, जी। और बड़ा अच्छा लगा। हमारे एक और मित्र हैं जिनके मार्गदर्शन से वो बॉलीवुड के डायरेक्टर भी हैं, श्री नथुलाल पटेल जी,
जी और उनके मार्गदर्शन से हमने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको सबमिट किया। जी जी बाकायदा वहाँ पर हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जी। पब्लिक ने हमारी फिल्मों को देखा और साथ ही उसमें आपको कुछ जैसे आज बहुत ही फेमस सीरियल माना जाता है भाभी जी घर पर, हाँ जी, तो शायद आपको उसमें कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला। हाँ, जो भाभी जी घर पे हैं में जो तिवारी जी का रोल करते हैं उनका नाम है रोहताशगढ़ सर जी रोहताशगढ़ है उनका नाम। और हमारी आपने देखा होगा गोलमाल में जो परेश रावल अंधे रहते हैं उनकी अंधी बीवी का रोल करती हैं सुष्मिता मुखर्जी मैम। जी जी। ये दोनों महान कलाकारों के माध्यम से मुझे मेडल और प्रमाण पत्र से मुझे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी बात। फिल्में काफ़ी पसंद किया उन्होंने। जी जी, मतलब ये फिल्म वहाँ तक पहुँची, उन्होंने देखा और इसकी बारीकियों को भी देखा होगा कि ये है क्या चीज़। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपकी कुछ फिल्में हैं, जैसे दुर्गति नामक फिल्म मैंने यूट्यूब पे उसका ट्रेलर देखा था। जी जी। लेकिन उसमें कंटिन्यू कमिंग सून ही है, उसको हाँ। रिलीज नहीं कर पा रहे, क्या कारण हो सकता है? हाँ सर, एक्चुअली फिल्म पूरी बन चुकी है, उसकी एडिटिंग हो चुकी है जी। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, बीजीएम और डबिंग करवाना है। जी जी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था ही जी। और कुछ चूँकि कलाकार भी थोड़े दूर से हैं, हमारी जो हीरोइन है वो भोपाल से है, जी जी हमारे एक कलाकार बिलासपुर से हैं, जी जी कुछ कलाकार हमारे शहडोल से हैं, जी। 2-3 कलाकार हमारे रायपुर से हैं। जी तो वो सबको इकट्ठा करना, क्योंकि क्या है डबिंग बार बार करना, बार बार ले जाना, ये बहुत वो कठिन मैं काम चाह रहा हूँ कि वो एक ही बार में होए। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी ने टाइम दिया तो दूसरे कलाकार ने टाइम नहीं दे पाया। जी तो हम एक ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और डबिंग का काम हम एक ही दिन में सब कलाकार मिलके, जैसे हमने फिल्म बनाई वैसे उस काम को भी कर ले। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उस फिल्म को, वो है शॉर्ट फिल्म, लगभग 45 मिनट की है। अच्छा। उसको हमारा लक्ष्य है, हम उसको मैक्स प्लेयर में रिलीज करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो चुकी है और जितने टेक्निकल रिक्वायरमेंट की एक ओटीटी चैनल को ज़रूरत पड़ती है वो सभी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग उसमें किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम एक अच्छे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करें, लेकिन उसको रिलीज़ करने से पहले मैं इसको किसी अच्छे बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसको स्क्रीनिंग कराना चाहता हूँ, इसलिए वो अभी रुकी। अभी कुछ घरेलू हिंसा पर जो आप वेब सीरीज मुंबई में शायद बन रही है आपकी? नहीं सर, एक्चुअली वो वेब सीरीज जो है मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बना रहा हूँ। अच्छा। एक ही घरेलू हिंसा के ऊपर कहानी टिकी हुई है वो। जी वो स्टार्ट किया है, एक एपिसोड लगभग 10 मिनट का एक एपिसोड बनाया है जी ट्रायल बेस पे, और उसको टेक्निकली तरीके से और अच्छी तरीके से करके हम उसको उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा शायद, ट्रेलर वगैरह मैंने दिया है तो उसमें अभी सिर्फ मैं एक दिख रहा हूँगा और एक हमारी हीरोइन दिख रही होगी। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ेगी उस तरीके से कलाकार की भी जरूरत पड़ेगी। तो वैसे कलाकारी उनकी भी आवश्यकता है, उस तरीके का लोकेशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना पैसे बहुत लगते हैं। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कम बजट में कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, तो वो कोशिश रहती है। तो उस वजह से वो हम कर रहे हैं। हाँ, मुंबई में ज़रूर चल रहा है ये आर डी एंटरटेनमेंट का बैनर तले जो आपने एक वेब सीरीज है उसकी जो शूट चल रहा है आपका मुंबई में जी, तो वो लगभग शायद 9 भाग में है जी, पार्ट उसके 9 हैं जी। तो वो किस विषय पर आधारित है और लगभग कब तक तैयार होगी? जी सर, वैसे तो मैं फिल्म लाइन में अपने क्षेत्रीय जगह पे काम चालू कर दिया हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य था बॉलीवुड पहुँचना। जी, तो मैं, हर कलाकार का उद्देश्य वही होता है। तो मैं करीब 10-15 साल पहले से, यानी सन 2010 से ये कोशिश रहा है कि किसी मुंबई के किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में मैं अपना ऑडिशन दूं, किसी बड़े बजट के बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम करूं। छोटा सा भी अगर रोल मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये सोच करके मैं करीब सन 2010 से लेकर के ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑनलाइन ऑडिशन, ऑफलाइन ऑडिशन, कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करना, कास्टिंग डायरेक्टर को ईमेल करना, उनके व्हाट्सएप नंबर पे अपना इंट्रोडक्शन भेजना, अपना मोनोलॉग भेजना, ये मैं करता रहा हूँ। लेकिन आज जाके सन 2025 में मुझे पहली बार RDA एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ने मुझे मौका दिया। मुझे एक
इंफॉर्मेशन आई जी, कि इस प्रकार की वेब सीरीज बन रही है, जी। आप इसमें अपना ऑडिशन, इंट्रोडक्शन और मोनोलॉग भेज जी, दीजिए और अपना पूरा डिटेल भेज दीजिए। तो हमने भेजा, जी। उसके बाद मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आप सेलेक्टेड हैं। जब ये फ़ोन आया तब आपके ऊपर क्या गाजगिरी की खुशी का माहौल दौड़ा? एक्चुअली क्या है, पहले का ज़माना अलग था, जी। आज का ज़माना थोड़ा अलग हो गया है, जी। क्योंकि इतने सालों से इस फील्ड में कोशिश करते करते ना बहुत सारे मतलब विरोधाभास से मतलब मैं जी। गुजरा हुआ हूँ। जी, जी। तो पहले मैं लगा कैसा है प्रोडक्शन हाउस, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। वही इसीलिए मैं पूछा, क्या गाज गिरी या खुशी हुई, क्या कैसा तो लगा आपको? गाज भी नहीं गिरी, खुशी भी नहीं हुई, जी। क्योंकि खुशी इसलिए नहीं हो रही थी कि यार पता नहीं कौन है क्या? कौन है क्या है, फिर गाज भी गिर जाती अगर ऐसा कुछ होता तो, फ्रॉड हो जाता। क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड बजट होता जी। है, घर परिवार को चलाना है, पैसे की भी दिक्कतें होती हैं। जी, जी। तो ये सब चीज़ को देख करके मैं बोला चलो एक बार बात करते हैं, क्या है कैसा है, बात किए। हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं हुई, जी, जी। और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बात किया, और उन्होंने समझाया कि हमारे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आपको बाकायदा आने जाने का खर्चा, जी। वहाँ रहने का, जी। खाने पीने की व्यवस्था, ये सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जी। और आपका रोल पूरे 9 एपिसोड में है, जी। और आप अगर आ रहे हैं तो हम आपको फाइनल कर रहे हैं। जी। अगर आपका कंफर्म है तो हम आपको एक एग्रीमेंट भेजेंगे ईमेल में, जी। इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप कंफर्म कर कंफर्म दीजिए, कर दीजिए। और मुंबई आकर के फिर उसको हार्ड कॉपी में आप उसको साइन कर दीजिए। जी। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो उस तरीके से हुआ, मैं मुंबई पहुंचा। जी। फिर एक मुंबई में बहुत सारे मतलब उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे कलाकार, कोई देहरादून से हैं, जी। और कोई नासिक से है, जी, जी। एक कोई हरियाणा से है, जी, एक दो लोग हरियाणा से, सभी प्रदेशों से लगभग हाँ अलग लोग अलग, को- और 4-5 लोग यहीं अपने मुंबई से ही थे। जी। और मज़े की बात ये है कि एक हमारे मित्र, जी। उनका नाम है संतोष कुमार शुक्ला, जी। वो जबलपुर से है। तो वो मित्र आपके शहर पहले से थे कि? नहीं नहीं नहीं, वो पहले से मित्र नहीं थे। जी, जी। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि वो पिछले जन्म से मित्र हैं। अच्छा। मतलब इतनी घनिष्ठता हो हाँ, गई। इतनी घनिष्ठता हो गई। जी। मेरी मुलाकात उसी प्रोजेक्ट में, वो एक गैंगस्टर का, मतलब गैंगस्टर के जो बॉस होते हैं ना, डॉन, जी, जी। वो राणा जी करके एक कैरेक्टर है। जी। वो वेब सीरीज का नाम है अंडर कवर ट्रस्ट नो वन। वो वेब सीरीज का ट्रस्ट नाम है नो वन। ट्रस्ट नो वन। अच्छा। तो उसमें वो राणा जी का रोल कर रहे हैं संतोष भैया। आप ऐसा तो नहीं उनका वो रोल देख लिए हो तो डर गए हो कि भाई ये तो खतरनाक नहीं आदमी नहीं, है? वो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ जी। और बहुत ही मिलनसार। जी, जी। और सही बताऊं, अभी ये मैं जबलपुर आया हूं आपके पास पॉडकास्ट में, जी। तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने ही मुझे घर में अपने रखा, अरे वाह। खाना खिलाया, नाश्ता कराया। जी। मतलब एहसास ही नहीं होने दिया कि मतलब हम 10-15 दिन के दोस्त हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी रास्ते में हमको अपनी बेटी से बात कराया, और बड़ी खुशी की बात की मेरी भी बेटी इंदौर में, अरे और वाह। उनकी भी बेटी इंदौर में। जी, जी। उनकी बेटी से बात किया, घर में बच्चे से मुलाकात हुई, भाभी जी से मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छे मित्र बने हम जी। लोग। और जब से हम मुंबई से लौटे हैं, जी, जी। तो मेरे और भी जो को स्टार है वहाँ, जी, जी। उनसे एक तो बार भी बात हुई होगी, जी। या यूं कहे कि उन्होंने एक भी बार फोन नहीं किया, मैंने ही एक आध दो लोगों बार को कर फोन लिया। लेकिन संतोष भैया दिन में 2 या 3 बार फोन करते ही करते हैं, वो चाहे ड्यूटी में हो, घर में हो, कुछ भी हो। अच्छा, वो भी नौकरी पर है? वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जी, जी। और 2-3 बार फ़ोन करेंगे ही करेंगे, और भैया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सलाह मशवरा, ये सब। जी। तो उनका एक अपनापन अलग से नज़र आता है। तो ये चीज़ है, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपके जबलपुर के ही हैं। जी। तो ये जो आपकी फिल्म बन रही अंडर कवर, जी। तो ये लगभग कब तक रिलीज होगी, या अभी जो शूट हुआ है, जी क्या कुछ हिस्सा हुआ है या अधिक हो चुका है? जी, ये सर वेब सीरीज शूट हुआ है 23 और 24 जुलाई को, अभी recently हुई है। फर्स्ट एपिसोड का। और अभी पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसका काम चल रहा है, यानी जैसे जैसे शूट होते जाता है तो पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग वगैरह के लिए चला जाता है वो। जी। और चूंकि अभी बरसात का मौसम है, तो आउटडोर शूटिंग दिक्कत होने हो की रही है। संभावना बहुत कम हो जाती है। जी, जी। इंडोर शूटिंग हो जाती है, लेकिन अभी जो भी सीक्वेंस है लगभग शायद उसमें आउटडोर शूटिंग है, चूंकि उसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, जी, जी। किडनैपिंग है, जी, जी। गैंगस्टर है, डॉन है,
हाँ, ये रास्ते पे ही भागना है सबको, हाँ, तो पानी वो गिर रहा है, थोड़ा दिक्कत अभी होगी। बरसात के मौसम में जी। हो सकता है थोड़ा लेट लतीफ हो, जी, जी। लेकिन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हम लोगों को फ़ोन आता रहता है और जी, जी। वहाँ से जब भी सेकंड एपिसोड के लिए शूट होगा तो वो लोग हमको कॉल करेंगे। मतलब जो हमारे दर्शक हैं इस फिल्म को लगभग वेब सीरीज पे कब तक देख पाएंगे? कोशिश है अभी तो हमारे RTA एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के जो हमारे राज वर्मा सर है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है इस वेब सीरीज के। जी, जी। उनसे मेरी बीच बीच में बात होती रहती है, मैं जानकारी लेता रहता हूँ। जी। एक्चुअली क्या है, ये किसी एक बंदे के ऊपर नहीं है, जी। ये क्या पूरा टीम का काम होता टीम है। वर्क है। कास्टिंग डायरेक्टर का अपना अलग काम होता है, एडिटर का अपना अलग काम होता है, DOP का अपना अलग काम होता है। शीघ्र तो ही हमारे कोई ना दर्शक कोई इस फिल्म एक को चीज़ देख को पकड़ के सकें। बिल्कुल। तो ये फिल्म जो है आपका कहाँ पर रिलीज होगी कुछ? ये अभी तक एग्रीमेंट में जो मैंने देखा उसमें एक आपका हॉट स्टार OTT चैनल है, जी, जी। एयरटेल स्ट्रीमिंग है, वोडाफोन स्ट्रीमिंग है। जी, जी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो मैक्स प्लेयर की भी बात चल रही थी, तो मैक्स प्लेयर में भी इसको संभव हुआ तो मैक्स प्लेयर में भी रिलीज़ किया जाएगा। जी। तो दर्शकों से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी और जल्दी ये फिल्म भी रिलीज़ हो जाएगी। हो सकता है कुछ हिस्सा जो इनका शूट हुआ है हम आपको अपने पॉडकास्ट के जरिए दिखाएंगे, उसमें इन्होंने कैसे शूट किया है ये भी दिखाएंगे और लगभग बहुत कम समय में अति शीघ्र ही रिलीज़ हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा यशवंत जी कि जो आपकी ये वेब सीरीज़ है अति शीघ्र ही लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। ये वेब सीरीज़, इस वेब सीरीज़ का नाम है अंडर कवर ट्रस्ट नो वन। जी ये सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन से भरा हुआ है जी और बहुत जल्द ही, जैसे ही ये 9 एपिसोड का ये वेब सीरीज़ है जी और उम्मीद है कि अगर इस अच्छी TRP आई और अच्छा चल गया तो एपिसोड बढ़ भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, और 9 उसके से भी वजह बढ़ सकता है। हाँ, और उसके वजह से शायद हम लोगों को और भी काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि हमारे RTA एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के तरफ से जो हम लोग को सुविधाएं उपलब्ध कराया उन्होंने, जी मतलब हमको लगा ही नहीं कि मतलब एकदम फैमिली टाइप हर चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका पूरा शूट मुंबई में ही है? पूरा शूट मुंबई में हुआ है इसका और तो सारी व्यवस्था उन्होंने मुंबई सब में कराई? प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हुआ है जी। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट। अच्छा, वो हर शनिवार को हम लोगों को वो वर्कशॉप भी लेते हैं ऑनलाइन। जी। तो उस वेब सीरीज से जुड़े हुए जितने कलाकार हैं जी जी वो उस टेक्निकल चीज़ों को समझाने बताने के लिए जी। हमारा वर्कशॉप भी लिया जाता है 1 घंटे। तो ये भी निःशुल्क होगा? बिल्कुल, इसको हम लोग सीखते हैं और इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं जी जी और इस तरीके से अच्छा सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। वहाँ DOP सर थे हमारे, विक्रम सर थे, विक्रम गोसाई जी। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। वैसे काम के वक्त वो डांटते फटकारते तो थे जी। लेकिन नेचर बहुत अच्छा है, मजाकिया किस्त में भी है। यदि वो नहीं डांटेंगे तो आप अच्छे से सही बात मतलब है। क्योंकि ये 1-2 लोगों को देखने का नहीं होता हाँ, है, बिल्कुल, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। दर्शक को क्या है उनको पता है कि क्या दिखाना है। हाँ। यदि हम उसमें थोड़ी भी गलती करते हैं तो डांट पड़ती है। बिल्कुल। और हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो राज वर्मा सर जी। वो हर एक एंगल से हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कहाँ कैसे करना है, क्या करना है, जी। किस तरीके से इस लाइन में और आगे बढ़ा जा सकता है। उनका बहुत सपोर्ट रहता है, मोरली सपोर्ट रहता है। जी। इस तरीके से मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी जगह मिल गई है, एक दोस्त भी मिल गया आपको जी, इसके जी। थ्रू। संतोष तो भैया। संतोष भैया, तो हमारा एक संदेश होगा आपके द्वारा, जी। लेकिन उसके पहले हम ये चाहेंगे कि मैं संतोष जी का तो पॉडकास्ट कर ही लूँगा जी जी क्योंकि वो आपके दोस्त बन गए हैं जी और अब आपके पास भी समय कम रहता है, जी। तो आप हमें ऐसा कब समय देंगे कि आपका और संतोष जी का एक साथ हम पॉडकास्ट कर पाएँ? मैं मतलब ये पॉडकास्ट शूट छोड़ने के पहले आप हमको वचन देकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको वचन देता हूँ और खासकर संतोष भैया के लिए तो मुझे ये करना ही है क्योंकि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने उनका डायलॉग डिलीवरी और उनका जो बॉडी मूवमेंट है देखा है मैंने। मैं तो उनको बोलता हूँ भैया आप अभी क्यों इस फील्ड में आए, आपको तो 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। अगर वो 20 साल पहले उनका, मैंने अभी उनके घर में उनकी एक तस्वीर देखा जी। अरे क्या हैंडसम, क्या खूबसूरत दिखते हैं वो। अब उस जमाने में वो आए होते इस फील्ड में तो उनको तो एक बड़े बजट की अच्छी हीरो वाली फिल्म मिल जाती है उनको। जी जी तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि संतोष भैया के साथ मैं आपके अगले पॉडकास्ट में आऊँ। जी बिल्कुल। चूँकि आप फिल्म जगत से हैं और आज का जो युवा वर्ग है जी
अधिकांश तौर पर वो फिल्म जगत में जाना चाहता है। बिल्कुल। और अभी जबलपुर में देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज भी तैयार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अति शीघ्र जितना भी समय, कम से कम समय लगेगा, बन के तैयार हो जाएगी। तो जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा है, जी हमारे ज़माने में तो थोड़ा सा माहौल अलग था इंडस्ट्री का, फिल्म जी। इंडस्ट्री का। जी आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, इतने सारे साधन सुविधा हो गए हैं जी। इस फील्ड में आने के लिए। जी तो उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस फील्ड में काम करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल अब करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जी आप में कला हो, जी आप उस चीज़ को सीखे हो। जी क्योंकि आज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको सीए बनना है तो आपको अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ती है। जी। तो आपको अगर एक्टर बनना है जी तो उसकी भी पढ़ाई करनी पढ़ाई पड़ेगी। करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के आप कोई नहीं। भी काम कैसे कर सकते हैं? उसका ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जी। अगर आप में कला है, आप एक अच्छे अभिनेता हैं, आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं, जी आप एक अच्छे लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम बॉलीवुड में ही काम करें, जी जी आप अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में एक बॉलीवुड खड़ा कर सकते जी। हैं। मैंने भी यही किया, मैं अपने क्षेत्र में शॉर्ट फिल्म बनाने से चालू किया, तब जाकर के हम यहाँ तो एक रास्ता ये भी है कि आप बॉलीवुड में जा सकते हैं। जी। तो यही मेरा संदेश है। मेहनत बस- आपको ही करना है। जी जी, मेहनत खुद करना है। और साथ ही ये भी कहूँगा कि ये बहुत तामझाम होने के कारण इस इंडस्ट्री में फ्रॉड लोगों की भी भरमार हो गई है। अच्छा तो उनसे बचने की कोशिश कीजिए, फ्रॉड लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। जी। क्योंकि इस फील्ड में ना लोगों को लालच तो होती है, उस वजह से पैसा वगैरह कमा देते हैं वो। तो ये मेरा एक खास तौर से ये तो बताना इससे चाहूँगा। कैसे बचा जा सकता है कुछ? इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि इंडस्ट्री में अगर आप में कला है जी और आप एक अच्छे अभिनेता हैं, जी तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, आपको पैसा देगा। जी अगर कोई प्रोडक्शन हाउस ये बोलता है कि यार इतना तुम पैसा दो, 10,000 दे दो, तुम 20,000 दे दो, मैं तुमको इसमें ये रोल दिला दूंगा, वो रोल दिला दूंगा, तो वो फ्रॉड है। क्योंकि बहुत हम अच्छी काम कर रहे जी, हैं तो जी। काम करने के हमको पैसे मिलने जी, चाहिए। हम क्यों पैसा देंगे? हम काम भी करें और पैसे भी दें, बिल्कुल। ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। तो ये एक पहचान है कि कोई भी पैसा अगर मांगे जी। तो उनके चक्कर में ना पड़े। हाँ, आप जाइए, मुंबई में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर आप ऑडिशन का डेट पूछिए और वहाँ ऑडिशन दीजिए। अगर आप उनके किसी प्रोजेक्ट में अगर फिट होते हैं जी, तो तो जरूर उनको आपको बुलाएंगे। कॉल करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए हैंडसम होना चाहिए या अच्छी बॉडी होनी चाहिए, शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जी आप में अगर कला है जी तो आप कैसे भी दिखते हैं, किसी भी सांवले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, ठिंगने हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में कला है जी। और कहानी में चाहिए क्या, कोई भी भाई अगर किसी गरीब की कहानी है जी जी तो गरीब की कहानी के लिए लंबे चौड़े गोरे नाटे को देखो, मैं जरूर खड़ा नहीं। कर दूंगा, वो कैसे फिट बैठेगा? हाँ, तो जैसे आप दिखते हैं, हो सकता है वो ऐसी कहीं कहानी कोई डायरेक्टर बना रहा हो और वहाँ आप आप जज फिट गए जाएंगे। तो आप घुस जाएंगे वहाँ। जी तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मतलब मैं भी कहीं कहीं फिट हो सकता हूँ? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब ऐसा इंतजार करूँ मैं भी कि कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ऑडिशन देते रहना चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजते रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अहम जो संदेश था और सावधानी का था, इन्होंने साफ साफ बताया कि यदि कोई प्रोडक्शन हाउस आपसे पैसा मांगता है कि आपको हम ये काम दिला देंगे, आपका हम फिल्मों में काम दे देंगे, और कुछ भी पैसा, जो भी अमाउंट मांगे, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रॉड है। यदि मान लो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फ़ोन आया है तो आपको, जैसा इन्होंने बताया, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ पे यदि आपकी कला है और हुनर है आपके पास तो आपको ज़रूर वो सिलेक्ट करते हैं और उसमें कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक जानकारी के रूप में लोगों को शेयर कर दें, ताकि कोई इस, क्योंकि पैसा आदमी बहुत मुसीबत और मेहनत से कमाता है, और आज की डेट में ऐसा फ्रॉड होता है कि एक क्षण में, आजकल, पहले ये होता था कि OTP जब तक नहीं बताएंगे जब तक आपका पैसा कहीं नहीं जा सकता, सेव है। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि बिना OTP के भी पैसा गायब हो जाता है। फ़ोन उठाने पे, लिंक को रिसीव करने में, ऐसे कई जो हैं कि उससे पैसा अपने अकाउंट का खाली कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। हमारे यशवंती जी ने बताया।
क्योंकि वो इस चीज़ के भुक्तभोगी भी हैं। इनके पास जब कॉल आया तो ये भी पहले सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ्रॉड कॉल हो, उसकी उन्होंने देखे, आज वो मुंबई तक पहुँचे। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ यशवंत कुमार जी, जो कि वर्तमान में रायपुर में निवास करते हैं और मुंबई तक पहुंच चुके हैं। हम सब भी इनको देखते रहें, कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे की बात है। और यशवंत कुमार जी से मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारे चैनल के ज़रिए कुछ लोग देख रहे हैं, उनको भी उत्सुकता होगी कि आपसे कांटेक्ट कर सकें, तो या कुछ मेल भेज सकें या चैनल पर देख सकें आपको, वहाँ पे मैसेज भेज सकें, कमेंट्स कर सकें जी। तो आपके कुछ चैनल वगैरह होंगे तो वो हमारे दर्शकों को शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है और उसी प्रोडक्शन हाउस के नाम से मैंने रीनोन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है। और अभी कोई ख़ास सब्सक्रिप्शन नहीं है और कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरीके का कंटेंट लोग चाहते हैं आजकल के नौजवान, फूहड़बाजी जिसको बोला जाता है, वो नहीं डालते, वो नहीं डालता हूं, क्योंकि मेरे जो कंटेंट होते हैं वो समाज को एक अच्छा संदेश देने के उद्देश्य से होता है और लोगों को एक अच्छे राह पे जागरूक करने का उद्देश्य होता है। उस प्रकार का कंटेंट होता है, तो उसके वजह से व्यू बहुत कम आते हैं। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। उस चैनल के माध्यम से मैं फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेता हूँ। फर्क इतना होता है कि मेरे फिल्म को पब्लिक नहीं देखती, लेकिन बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर जो महारत हासिल किए हैं वो देखते हैं, वो क्योंकि हमारी कला को समझते हैं। तो मेरा उद्देश्य मैक्सिमम यही रहता है कि मैं अपने किसी कंटेंट को किसी फिल्म फेस्टिवल में सबमिट करूं और उसके बाद फिर मैं पब्लिक के सामने लाऊं, क्योंकि उसमें एक वजन रहता है कि हाँ भाई फिल्म फेस्टिवल में अवार्डेड हुई, स्क्रीनिंग हुई, ये एक वजन रहता है। तो इस तरीके से मेरा विचार है। तो चाहे तो मेरे रीनोन फिल्म्स एंड प्रोडक्शन के नाम से आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई कलाकार है, कोई एक्टर है, अभिनेता है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट हैं अभी आगे भी बनाने के लिए, या कोई सिंगर है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म का जो यूट्यूब चैनल लिंक है वो हम अपने गेस्ट टॉक्स के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहें तो उनको मैसेज के जरिए उनसे बात भी कर सकते हैं और उनको उचित लगा आप अपना रिज्यूम भेज दें, उचित लगा तो वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। क्योंकि अब इन्होंने कदम रख दिया है मुंबई में, हो सकता है हम में से किसी भाई का या किसी युवा का भी भविष्य उज्ज्वल हो और कहीं ना कहीं से जुड़ता है आदमी और उसका भविष्य जो जिस राह पे वो जाता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। और चूँकि इनको रायपुर निकलना है, इनकी ट्रेन का रिजर्वेशन है और नेक्स्ट टाइम हम इनको अधिक से अधिक समय लेकर बुलाएंगे। इस बार अभी कम समय के लिए आए हुए थे और इनको चूँकि ये शूट पे मुंबई से लौट रहे थे और रायपुर का इनका रिजर्वेशन है, तो हमको इनको करना पड़ेगा विदा। करना तो नहीं चाहता, मन में बहुत सवाल हैं मेरे को पूछने के लिए, लेकिन चूँकि समय की कमी है इसलिए हम अब यशवंत कुमार जी से लेते हैं विदा। फिर हम आते हैं अति शीघ्र नेक्स्ट किसी न किसी अपने गेस्ट के साथ। हो सकता है कि हम इनके मित्र संतोष कुमार जी को भी हम इनवाइट, चूँकि बात तो हो गई है, अति शीघ्र उन्होंने ही बोला कि मैं भी आता हूँ। उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी हैं, उनके पास भी समय कम रहता है, लेकिन अति शीघ्र हो सकेगा तो हम उनको भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।